ये बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब यहाँ पे बच्चों गिवन क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ये गिवन है और हमें प्रूफ करना है सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो बच्चों करेंगे क्या, हमको इस सेट को इस सेट का सबसेट दिखाना है। उसके लिए बच्चों करेंगे क्या, यहां पर एक एलिमेंट हम x बिलोंग करा देंगे। क्या, सबसे पहली लाइन लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कोई बताए? यस, c माइनस ए पे किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी या कुछ भी यूज करके x को हम c माइनस ए में अगर पहुंचा दिए देन रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। रिकॉल करिए बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट हमने बताया था, वहां पे मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था, x बिलोंग्स टू a माइनस बी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? x बिलोंग्स टू a माइनस बी को क्या लिखते हैं, जैसे यूनियन में और लगता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन में एंड लगता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। सो x बिलोंग्स टू यहां पर अगर c माइनस बी है तो डिफरेंस ऑफ सेट हमने आपको बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या लिखना चाहिए, जल्दी बोलिए। हाँ, x बिलोंग्स टू c बट x इज नॉट बिलोंग्स टू, बिल्कुल सही, x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x c में है लेकिन x b में नहीं है ना? ओके, अगली लाइन देखिए, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू c बट x लिखा हुआ है डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो हमने अगली लाइन में इसको लिख दिया, इट मींस x ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू a बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्या बोला जा रहा है, a b का सबसेट है, ये आपको गिवन है। अगर कोई एलिमेंट x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई एलिमेंट x सेट b में बिलोंग नहीं कर रहा है, जब b में नहीं है तो उसके सबसेट में कहां से होगा? क्लियर है ना सभी को? रीजन मैंने लिख दिया, x belongs to c but x does not belongs to a as it is given that a is a subset of b. This will implies that x belongs to c minus a। इसका क्या मतलब हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं, x belongs to c minus a लिख सकते हैं कि नहीं? x belongs to c minus a, जो हमें प्रूफ करना था मिल गया क्या, है ना? यही तो हमें करना था, c माइनस बी में हमने x को लिया था और हमें c माइनस ए में x को पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया। दिस विल प्रूव दैट c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कंप्लीट। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, एज्यूम दैट p ऑफ a इक्वल्स टू p ऑफ b। Assume that p of a is equals to p of b। मतलब ये गिवन है हमारे लिए, p of a का मतलब पावर सेट ऑफ सेट a, p of b का मतलब पावर सेट ऑफ सेट b। अगर ऐसा है तो प्रूफ करो द सेट a इज इक्वल टू सेट b। क्या प्रूफ करना है, a इक्वल्स टू b। तो चलिए करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ a equals to b, we have to show that, what we have to show that a is a subset of b and अरे वाह, वेरी गुड, a is a subset of b and b is a subset of a। अगर ये दोनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया तो रिजल्ट इज प्रूफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, a is a subset of b। केस फर्स्ट आप चाहे मान के देख लो, हमें क्या प्रूफ करना है, फॉर a is a subset of b, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसके लिए let x belongs to a में हमने एलिमेंट ले लिया। अब अगला टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों,
एक्स को कहां पे दिखाना है? वेरी गुड, एक्स को बी में बिलोंग कराना है। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू ए है, दिस विल इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। ये समझ में आया कि नहीं? मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को। मान लीजिए एक सेट ए है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है? एक सेट ए है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो यहां पे सेट ए का मान लो कोई भी एलिमेंट लेते हो आप, सपोज करो वो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 या कोई भी ले लेते हो। तो ये जो हमने यहाँ पे ये जो लाइन लिखी, अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में, तो जो सेट ए होगा वो पावर सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं? पावर सेट क्या होता है? अच्छा, और आसानी से समझने के लिए इसको तो हम दो ही मान लो ले रहे हैं। इसके सबसेट अगर लिखें तो इसके सबसेट क्या होगा? 5 1 2 और 1 2। और इसका पावर सेट क्या होगा बच्चों? पावर सेट क्या होगा? पी ऑफ ए लगा, इधर लिख दो, इधर करली ब्रैकेट फिर से लगा दो, यही होगा कि नहीं? अब देखो, हमने बोला लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। मान लो एक्स है क्या? ए के एलिमेंट्स हैं, तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, किसी के लिए भी है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो जो सेट ए होगा वो पी ए में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? जरा देखो, सेट ए है क्या? 1 2 है। ये देखिए पी ए में कहीं है कि नहीं है? ये है ना लास्ट में। तो अगली लाइन में लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ बी। लिख सकते हैं क्या? This will implies that A belongs to P of B. Why? What is the reason? Yes, it is given that P of A is equals to P of B. Therefore, A belongs to P of B. Okay. अगर A B सेट के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं जो एलिमेंट X है, X एलिमेंट कहां का था? A का था, वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए? B पर, तभी तो B उस पे बिलोंग करेगा। क्लियर है कि नहीं? है ना? पावर सेट ऑफ बी, पहली बात तो ए और बी, आप वैसे अगर सोचोगे एग्जांपल से तो बहुत आसान है। पी ऑफ ए पी ऑफ बी इक्वल होगा कब? जब ए और बी इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, किसी सेट के आप सबसेट लिखो, ए सेट है और दूसरा सेट बी है, दोनों सेट के सबसेट कब इक्वल होंगे? जब दोनों सेट सेम होंगे, तभी तो उनके सबसेट सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है ना, P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B, मतलब A का जो सबसेट बनेगा उसका कलेक्शन और B का जो सबसेट बनेगा उसका कलेक्शन, दोनों क्या है? सेम है। वो सेम कब होगा? जब दोनों की एंट्रीज सेम होंगी। वही चीज हमें प्रूव करना है, A इक्वल्स टू B। तो यहां पर हमारे पास मिला क्या? A बिलोंग्स टू P ऑफ B, मतलब जो सेट है A है वो P ऑफ B में बिलोंग कर रहा था, और ये इंप्लाई करेगा कि A का जो एलिमेंट होगा वो सेट B में बिलोंग करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया बच्चों, x को हमने b में बिलोंग करा दिया। अब जब x b में बच्चों बिलोंग कर गया, x जो है वो b में बिलोंग कर गया, तो यहां से हमें ये मिल गया, क्या मिला? a इज अ सबसेट ऑफ b। मिल गया कि नहीं? तो इसका दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है, b इज अ सबसेट ऑफ a, वो आप लोग करोगे, ठीक है? p ऑफ a यूनियन p ऑफ b इज सेम एज P ऑफ A यूनियन B। ये हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है क्या ये सही है। चलिए अब इसको एग्जांपल से ही बच्चों प्रूफ करते हैं। लेट A इक्वल्स टू A कॉमा B एंड B इक्वल्स टू B कॉमा C। क्या किया हमने? मान लिया सेट A में एलिमेंट है A और B और सेट B में एलिमेंट है B कॉमा C। कोई दिक्कत? ओके। अब यहां से सबसे पहले इसके सबसेट लिखो। इसके सबसेट क्या होंगे? 5 A B A कॉमा B। और अगर P ऑफ A लिखना है तो इसको क्या करो, फिर से कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अच्छा, अब P ऑफ B निकालना है तो पहले B के सबसेट लिख लेते हैं। तो ये होगा 5 B C B कॉमा C।
इसको बोल दिया P ऑफ B। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब बताइए ये जो P ऑफ A बना और P ऑफ B बना, इसका यूनियन लीजिए जरा, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, बताइए क्या आएगा? फाइव, मतलब 5AB CAB BC। कोई दिक्कत किसी को? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि ये LHS हम निकाल चुके हैं। क्या? P ऑफ A यूनियन P ऑफ B। अब बच्चों हमारा अगला काम क्या है? पहले A यूनियन B निकालेंगे, फिर उसका P ऑफ A यूनियन B लिखेंगे। तो P ऑफ A यूनियन B के लिए देखिए करेंगे क्या, पहले तो हमें A यूनियन B देखना है। क्या देखना है? A यूनियन B। यहां से बताइए A यूनियन B क्या आएगा? ABC। अब पहले इसके सबसेट लिखिए, बाद में P लगा देंगे तो वो पावर सेट इसका बन जाएगा। तो इसके सबसेट क्या होगा? 5AB CAB BC CA ABC, और इसको फिर से ब्रैकेट में क्लोज कर दो तो ये बन जाएगा A यूनियन B का पावर सेट। सही है ना? अब जरा ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब 1 तो मैंने रफ कर दिया है, लेकिन क्या जो 1 में एलिमेंट्स थे और ये जो 2 में एलिमेंट्स हैं, क्या सभी एलिमेंट्स सेम हैं? बिल्कुल नहीं सेम है। तो हम लोग बिल्कुल क्लियरली लिख देंगे बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू P ऑफ A यूनियन B। ठीक है बच्चों, प्रूफ हो गया। कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम करा रहे हैं, सेकेंड पार्ट आप करेंगे। ठीक है? ओके, तो बच्चों हमारा टारगेट क्या है? इसको इक्वल दिखाना। मतलब यहां पर हम दो वेन डायग्राम बनाएंगे, एक LHS का, एक RHS का, और दोनों हमें क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। मतलब दोनों का शेडेड पोर्शन क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। अब जैसे देखिए A और B है, मान लो A और B हमने बनाया, ये एक हो गया A, ये हो गया B। तो हमसे पूछा जाए, जैसे LHS में A है बच्चों, तो A को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये जो पूरा शेडेड रीजन है, जितना अभी हमने शेडेड किया, यही तो A है कि नहीं? अब आते हैं इस पे, जो मेन है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, शायद समझ में अच्छे से आएगा। ये A हो गया, ये B हो गया। अब देखिए बच्चों, करना क्या है, यहां पर कुछ ऐसा करें कि जो ये पूरा रिजल्ट RHS लिखा हुआ है, ये क्या आ जाए? पूरा का पूरा सेट A, मतलब केवल A वाला पोर्शन हमारा रिजल्ट में आ जाए, तो प्रूफ ये तुरंत हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B को हम शेडेड कर देते हैं। यही है A इंटरसेक्शन B। और आगे लिखा हुआ है A माइनस B। A माइनस B क्या होगा? A माइनस B, यानी कि इतना पोर्शन नहीं, इंटरसेक्शन A नहीं होगा ना, तो इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन को छोड़कर कितना बच रहा है? इंटरसेक्शन को छोड़कर सेट A का जितना भी रीजन अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है, वो क्या है? A माइनस B, यही तो है ना। A माइनस B का मतलब क्या है? A में से B को निकाल दो, A में से B को निकाल दो, तो यही तो A माइनस B है, जो ब्लैंक रीजन है ना? तो इसको भी शेडेड कर देते। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? यूनियन। तो आप इसको भी शेडेड कर दीजिए। ये क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में शेडेड पोर्शन सेम है या नहीं? प्रूफ हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। मैं जानबूझ के मैंने पहले, हाँ, खाली वेन डायग्राम्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर लिखा नहीं हुआ है कि स्पेसिफाई नहीं किया गया कि नहीं आप थ्योरेटिकली करो या प्रॉपर्टी का यूज करके करो, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट, लिखा हुआ है ना, तो उसको जो है आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही बच्चों शो करना है। ओके, बाकी वैसे कोशिश करो पहले, देखो ये होता क्या, ये शॉर्ट नंबर्स के लिए, मतलब 1 नंबर 2 नंबर में आए तो ऐसे कर सकते हो, जब बड़े नंबर में आए तो हमेशा कोशिश करना चाहिए मैथमेटिकली करने की। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10, इफ ए इंटरसेक्शन बी सेम एज ए इंटरसेक्शन सी, देन इट नीड नॉट बी इक्वल्स टू बी सेम एज सी। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम है तो यह जरूरी नहीं है कि सेट बी और सेट सी भी सेम हो। मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर सेम है तो यह जरूरी नहीं है कि बी और सी सेम हो। बस एक एग्जांपल से आपको प्रूफ करा देते हैं। लेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी, a equals to a comma b, b is b comma c and c is b comma d। अब देखिए, अब यहां पर जरा देखिए, here what is a intersection b, b, and what is a intersection c। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों सेम है, बट आप ये बताइए सेट बी और सेट सी सेम है क्या, है ना, बट बी, सेट बी इज नॉट इक्वल्स टू सेट सी। बस यही प्रूफ करना था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बी और सी सेम हो। क्लियर है? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं, आप प्रूफ कैसे करोगे, काउंटर एग्जांपल ही तो देना पड़ेगा ना, बोला जाता है ना जस्टिफाई योर आंसर, तो बिल्कुल एग्जांपल देके ही तो प्रूफ करोगे। हाँ बेटा बोलो। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ये कहां सेम है? अच्छा यहां पे बात कर रहे हो, अगर ये दिया होता कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी सेम है तो बी और सी, हाँ तब सेम हो जाता, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी सेम आया है तो ये तभी पॉसिबल है जब बी और सी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो बोला जा रहा है, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। क्या? ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5, ऐसा बोला जा रहा है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, ऐसा दिया गया है। तो सो दैट हमें प्रूफ करना है, क्या शो करना है, a इक्वल्स टू बी, हमें क्या शो करना है बच्चों, a इक्वल्स टू बी। ये दो कंडीशन, a इक्वल्स टू बी, उसके लिए करेंगे क्या, एक बार a को b का सबसेट दिखाएंगे, a इज द सबसेट ऑफ b, देन b इज द सबसेट ऑफ a। तो देखिए हम दिखाने क्या जा रहे हैं, a इज द सबसेट ऑफ b, तो उसके लिए हमने x को a में मान लिया, b में पहुंचाना है। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर कोई सेट ए में है, क्या कोई सेट अगर सेट ए में है तो वो किसी दूसरे सेट एक्स के इंटरसेक्शन के साथ लिए गए सेट में होगा या नहीं? नहीं होगा। देखिए यहां पर करना क्या है आपको, हाँ बोलो। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, एक रिजल्ट यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड अगर आप देख पा रहे हो तो A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू क्या बोला जा रहा है, A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X, ये रिजल्ट को यूज करने जा रहे हैं क्या, A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X। 9th का सेकंड रिजल्ट बच्चों यही है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल्स टू A दिया हुआ था, तो हम यूज करें A इंटरसेक्शन A यूनियन X को हम A लिख सकते हैं, 9th का सेकंड रिजल्ट। ठीक है, अब यहां से करेंगे क्या, दिस विल इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन, अब A यूनियन X को हम लिखने जा रहे हैं B यूनियन X। A यूनियन X को क्या लिखने जा रहे हैं, B यूनियन X। क्यों B यूनियन X, क्योंकि A यूनियन X और B यूनियन X इक्वल है। अगले स्टेप में अब इंटरसेक्शन को अंदर भेजिए, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, और A इंटरसेक्शन X क्या है, फाई है, तो ये आएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन फाई। तो कुल मिला के फाई के साथ यूनियन लोगे तो वही आएगा A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। क्या आ गया, A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, इसको आप 1 मान लो, A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B को 1 मान लो। अब आगे क्या करना है, अब हम A को लेकर चले थे, अब यही रिजल्ट B को लेकर चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी ये A के लिए एक 9th का सेकंड तो करोगे तभी ना इस क्वेश्चन पे आओगे, 9th का सेकंड कर लेना, अब आप चाहे तो वही कॉपी पेस्ट कर देना या उस रिजल्ट का डायरेक्टली इस्तेमाल कर देना जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। इसी तरह से अब B को हम लिख सकते हैं B बराबर B इंटरसेक्शन B यूनियन X। B को क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन B यूनियन X, सेम उसी रिजल्ट से। तो ये बच्चों हो जाएगा B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A यूनियन X, गिवन है। अगली लाइन में B इक्वल्स टू, अब इंटरसेक्शन को अंदर भेजिए, हो जाएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। फिर अगली लाइन में ये हो जाएगा B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A यूनियन, अब B इंटरसेक्शन X भी क्या है, फाई है। जब फाई के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो B की वैल्यू क्या आएगी, B इंटरसेक्शन A। अब B इंटरसेक्शन A लिखो या A इंटरसेक्शन B लिखो, सेम है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। आप अगर 1 और 2 को देखो, बाई 1 एंड 2 दोनों के RHS सेम है क्या, वो भी A इंटरसेक्शन B आया था, ये भी, तो दोनों के RHS सेम है, इसका मतलब दोनों के LHS भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, कुल मिला के इसमें मेन काम है 9th क्वेश्चन का प्रूविंग। 9th क्वेश्चन का अगर आप प्रूव कर लोगे तो ये क्वेश्चन फिर मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, पूरा आगे उसी को आगे बढ़ाया गया है ना। तो देखिए बच्चों, लगभग प्रूविंग वाले क्वेश्चन जितने थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ वर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि इसी से रिलेटेड है, मतलब उसमें काउंटर एग्जांपल लेके करना है। क्या बोला जा रहा है, लेट फाइंड सेट ए बी सी, आपको ए बी सी सेट ढूंढने हैं सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर एम्प्टी। चलिए अच्छा करा ही देते हैं, फिर सीधा वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। आपको अपने से ऐसे 3 सेट एज्यूम करने हैं, चलिए आप ही लोग से करवाते हैं ये क्वेश्चन, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है ए, ऐसे आप सेट लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों नॉन एम्प्टी आए, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट आना चाहिए इंटरसेक्शन में, बट जब आप तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन लो तो वो क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। ऐसे आपको ए बी सी बताना है। चलिए आप ही लोग बताइए, सेट ए क्या लें, बोलिए। अगर ए को हम ले लें ए कॉमा बी, बी को ले लें बी कॉमा सी, और सी को ले लें
सी कॉमा डी। तो ये बताइए, सी कॉमा डी नहीं, बी हाँ बी कॉमा डी ले लो या ए कॉमा डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो, अब निकालिए जरा। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बी आएगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर हमने यहाँ पे डी लिखा है, इसको हटा दो। अरे ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने इसको सी कर दिया, कोई दिक्कत। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा? सी आएगा। सी इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा? ए आएगा। देखिए तीनों नॉन एम्प्टी हो गए, लेकिन यहां पर अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन है तो ये हो जाएगा 5। बस यही करना था आपको, एबीसी ढूंढना था। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, ये तो आपको अपने से सेट चूज करना था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मिसलेनियस के लगभग प्रूविंग वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैंने आपसे कहा था लास्ट में वापस से हम लोग फिर आएंगे डे टू डे लाइफ वाले क्वेश्चंस पे, वर्ड प्रॉब्लम पे, जो कि यहाँ पे 2-3 आगे दिए हुए हैं। रेफरेंस में भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको अब थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें करनी है। और मैं ये कहूँ कि पेपर जब में लॉन्ग क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हमेशा आते रहेंगे। एक बार प्रूविंग बीच में आ सकती है, छूट सकता है, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम हमेशा लॉन्ग में ही आती है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मेन इंपॉर्टेंट, देखो कॉम्पिटेटिव में तो कोई प्रूविंग पूछेगा नहीं आपसे। कॉम्पिटेटिव में क्या पूछेगा, या तो आपने जो स्टार्टिंग में जो पोर्शन पढ़ा था वो, नहीं तो जनरली यही पोर्शन पूछता है, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 वो आप लोगों को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है और कॉम्प्लीमेंट अभी है नहीं सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, 14, 15, 16 ये तीनों आपको करना है। 14 में बोला जा रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट विच नो हिंदी इज 100। हिंदी जानने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 100। वाइल 50 नो इंग्लिश, एन ऑफ ई कितना है? 50 है। आगे क्या बोला जा रहा है? 25 नो बोथ, मतलब एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। तो हमें निकालना क्या है बच्चों? बोला जा रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ ग्रुप। टोटल इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? तो आपको क्या निकालना है? एन ऑफ एच यूनियन ई, सीधा वही फार्मूला, एन एच प्लस एन ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। सीधा फार्मूले पे, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 है और 16 इसी बेस पे है। टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा आप पूछिएगा, ठीक है। और लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा आप लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड। जो जो प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा।